BA Honors Semester 2nd SW202 Core Course 4 Paper CC4 Understanding Psychology for Social Work। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो इकाई 1 में है और उसका टाइटल है विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क। ये जो टाइटल है, इस टाइटल से थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार पैदा हो जाता है। डेवलपमेंटल टास्क को एक लेमैन का मेरा मतलब आम आदमी ये सोचता होगा कि उसको क्या क्या डेवलप करना है, क्या चीज़ें बनानी है, क्या मकान बनाना है, ये डेवलपमेंट। यहाँ पर डेवलपमेंटल टास्क का अर्थ थोड़ा सा भिन्न है। ये वास्तव में हिस्सा है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, विकासात्मक मनोविज्ञान का। विकासात्मक मनोविज्ञान आपकी वह शाखा है जो मानव के विकास का प्रीनेटल जन्म से पूर्व, पोस्ट नेटल जन्म के पश्चात, जब मां के गर्भ में हम हैं उस समय क्या हो रहा है और जन्म जब हमने ले लिया तब हमें क्या काम करने हैं, बाल्यकाल में क्या करते हैं, युवा काल में क्या करते हैं, मध्यकाल में क्या करते हैं, एज होने पे बुढ़ापे में हम क्या करते हैं, हर एज में हमसे कौन से कार्य अपेक्षा हैं, हम क्या करते हैं, उसको वास्तव में यहां पर क्या कहा गया, विकासात्मक कार्य। तो यहां विकासात्मक कार्य के कंसेप्ट को सबसे पहले आपको समझना होगा। विकासात्मक कार्य का अर्थ किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल के एक खास समय में पूरा करना पड़ने वाला कोई भी शारीरिक या मानसिक कौशल है। रॉबर्ट हैविंगस्टर ने 1950 में विकासात्मक कार्य शब्द का उपयोग पहली बार किया था और उन्होंने निम्न प्रकार के बताए। अब जिस चीज को मैं आपको कह रहा था उसी को मैंने पढ़ा। मतलब आपके जीवन के जो पड़ाव हैं, शैशवावस्था, बाल्यकाल अवस्था, युवा अवस्था, उसमें आप क्या कार्य करते हैं, क्या आपसे अपेक्षित है। वो मानसिक भी हो सकता है, मेंटल भी है, बुद्धि से काम करना, वो सामाजिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। वो कार्य वो वास्तव में क्या कहलाता है, आपका विकासात्मक कार्य। तो रॉबर्ट हैविंगस्टर ने 1950 में इसको यूज किया और उन्होंने इस प्रकार ये बताए। नंबर 1, ये किसी खास आयु के लोगों पर लगने वाली सामाजिक अपेक्षाएं हैं जो सभी के लिए एक जैसी होती हैं। मतलब उस एज ग्रुप में, उस लेवल में आप सभी के लिए कॉमन है। इस एज में मेरे से क्या अपेक्षा है। आप 2 साल से बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सामाजिक नियमों को पालन करते हुए काम करे। एक 15-18 साल का बच्चा सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है, आप और हम सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। नंबर 2, ये कार्य व्यक्ति के उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं जो समाज चाहता है। जो समाज चाहता है कि इस एज में, आयु में आपको ये कार्य करना है, इसमें ये चिंतन हो जाना चाहिए, इसमें हमें पढ़ लेना चाहिए, इसमें शादी होनी चाहिए, इसमें रोजगार मिलना चाहिए, इसमें हमें ये करना चाहिए। तो कहता है कि नंबर 2, ये कार्य व्यक्ति को उस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं जो समाज ने एक नॉर्म्स, एक मापदंड स्थापित किए हुए। क्योंकि दुनिया किससे चलती है, समाज से चलती है, और उन मापदंडों को हम मानते हैं, इसलिए समाज एक सीधी रास्ते पर चलता है। नंबर 3, ये कार्य किसी व्यक्ति के जीवन के अपने चरण में क्या करना है ये दिखाते हैं, किस स्टेप पर जीवन में क्या करना है। ये कार्य शारीरिक विकास, व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक दबाव से जुड़े होते हैं। इसमें आपकी फिजिकल भी स्ट्रेंथ आती है। पहले हम रेंगते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, शारीरिक है। हम व्यक्तिगत मूल्य सीखते हैं, लोगों का सम्मान करना सीखते हैं, अचीवमेंट सीखते हैं, ये हमारे व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। समाज के दबाव क्या है कि वहां जाकर ये नहीं करना। अगर हम किसी के शोक सभा में जाते हैं तो वहां कंडोलेंस में चुपचाप बैठते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं तो एंजॉय करते हैं। समाज आपसे क्या अपेक्षा करता है, उन व्यवहारों को इन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब ये जो विकासात्मक, मैं इस पर आऊं कि किस एज में क्या है, उससे पहले बात करेंगे विकासात्मक कार्यों के स्रोत क्या हैं, यानी सोर्स क्या है, ये कहां से आता है। हैविंगस्टर ने 1972 में विकासात्मक कार्य के 3 सोर्स बताए। उन्होंने जैव मनोसामाजिक कहा, प्रतिमान दिया
उन्होंने जैव मनोसामाजिक प्रतिमान दिया, जिसमें पहले जैविक, फिर मानसिक और अंत में सामाजिक सोर्स आते हैं। इनके संक्षिप्त में वर्णन इस प्रकार है। देखिए, हमारा जो व्यवहार है वो बायोलॉजिकली जैविक, मानसिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सोशल से चलता है। जितना आपका व्यवहार व्यक्तित्व है वह इसको कहते हैं व्यक्तित्व की संपूर्णता, बायोसाइको सोशियो। मैं इसको समझाने के लिए बिल्कुल संक्षेप में कहूं, एक व्यक्ति को पता चलता है कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो ठीक होना संभव है और अंतिम अवस्था में है। उसके अंदर तनाव पैदा हो जाता है, उसके व्यक्तित्व में तनाव आता है। भूल जाओ, एक व्यक्ति असफल होता है, बाकी साथी प्रमोट हो गए, आगे बढ़ गए, पास हो गए, मैं फेल हो गया। अब मेरे में हीन भावना आएगी, मेरे में आत्मग्लानि आएगी, काश मैं पढ़ा होता, मेरे अंदर तनाव पैदा होगा। भूल जाओ। अगर किसी को जो एक कुरीति है, कुप्रथा है, आज भी समाज में विद्यमान है, डाउरी, दहेज प्रथा। अब मेरी क्षमता दहेज की नहीं है, मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है दहेज दो, मैं दहेज नहीं दे पा रहा हूं, मैं तनाव में आ गया। अब देखिए, जब आप बीमारी के कारण तनाव में आए वो बायोलॉजिकल है, जैविक है। जब हीन भावना के कारण आए वो मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है। और जब दहेज के कारण आए तो वो सामाजिक है। तो हमारा जो व्यवहार है उसको संचालित करने में 3 फैक्टर आते हैं, जिसको मैं संपूर्णता कह रहा हूं, टोटलिटी कह रहा हूं। जैव, बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया, कहा कि हमारे जो सोर्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क हैं वो भी ये 3 हैं। विकास का पहला कार्य मुख्यतः शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर करता है, जैसे चलना, बोलना, विपरीत लिंग अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से स्वीकार्य ढंग से बात करना आदि। अब जब तक मैं चलना बोलना ही नहीं सीखूंगा तब तक बाकी कार्य मैं कैसे करूंगा भाई? मैं कैसे शादी की बात कर सकता हूं, मैं कैसे पढ़ने की बात कर रहा हूं? तो वो कहता है कि पहले आपके अंदर बायोलॉजी आना चाहिए। अन्य विकासात्मक सोर्स में व्यक्तिक मूल्य, आपकी आकांक्षाएं आदि आते हैं। ये गर्भधारण और पर्यावरण कारकों की अंतर क्रिया से आते हैं। इसमें विशिष्ट विकासात्मक कार्य जैसे किसी व्यवसाय आदि का चयन करना है। ये वो कहता है कि ये जो विकासात्मक कार्य है ये बायो और सोशल इन्वायरमेंट दोनों के इंटरेक्शन से आता है। कुछ चीजें हेरिडिटी से आती हैं और कुछ चीजें आपको इन्वायरमेंट से आती हैं। और तीसरा सोर्स इन्होंने बताया, तीसरे सोर्स में सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को माना। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु, समाज की अपेक्षाएं इत्यादि आते हैं। तो इन्होंने सोर्स बताए, किसने? रॉबिन हेविंगर्स ने। वो कहता है कि 3 सोर्स हैं, बायोलॉजिकल, मानसिक और सामाजिक। रॉबर्ट हेविंगस्टर ने विकासात्मक कार्य को निम्न श्रेणियों में बताया। अब मैं श्रेणियों में आ रहा हूं कि आपकी एज के अकॉर्डिंग जो स्टेज आएंगी, को विकासात्मक मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, बाल के उसकी बात करते हैं। पहली स्टेज को उन्होंने कहा शैशव और आरंभिक अवस्था, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के विकासात्मक कार्य। शैशव अवस्था जन्म से 3 वर्ष तक चलती है और आरंभिक बाल्यकाल 4 से 6 वर्ष तक चलता है। यानी आप, ये मेरा क्लासिफिकेशन नहीं, इनका क्लासिफिकेशन है। यानी जन्म के जो पहले 3 वर्ष हैं वो आपकी शैशवावस्था आती है, इन्फेंसी आती है, फिर 4 से 6 साल आपका अर्ली चाइल्डहुड आता है। अब इन अवस्थाओं में आप कौन से विकासात्मक कार्य आते हैं, क्या अपेक्षित आपसे किया जाता है? चलना सीखना, भोजन लेना सीखना, बोलना सीखना, मलमूत्र पर नियंत्रण करना सीखना, लिंग भेद और लिंग शालीनता, सेक्स मॉडेसिटी को सीखना, प्रत्ययों का निर्माण करना, भाषा का विकास ताकि वह सामाजिक और भौतिक सत्यता का वर्णन कर सके, पढ़ने के लिए तैयार करना। अब ये देखिए, इस अवस्था में क्या होता है? आप चलना सीखते हो, पहले आप घुटनों के बल रेंगते हो, फिर आप किसी टेबल का या चारपाई का या बेड का सहारा लेके खड़े होते हो, फिर उंगली पकड़कर चलते हो, फिर इंडिपेंडेंट चलते हो, फिर दौड़ते हो। आपने चलना सीखा। जब बच्चा पैदा होता है तो दूध की बोतल माँ उसके दूध में मुंह में डालती है और सक करता है। लेकिन जब आप 3, 4, 5 साल के होते हो तो आप भोजन करना खुद को सीखते हो। आपको कौन सा कार्य सीखना है? भोजन लेना सीखना, बोलना सीखना।
पहले जो बच्चा करता है, कभी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आएगी, बात करेंगे किसी में, पहले जो बच्चा बात करता है उसको बबलिंग, वह हवा, मुंह से उसके हवा निकलती है और उस हवा को हम अर्थ देते हैं। उसने ये कहा, वो तो हवा पास हुई है, साउंड आई है, शब्द नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के होते हो, आप बोलना सीखने लगते हो। तो इस एज में आपका विकासात्मक कार्य क्या हो गया, आपको बोलना भी सीखना होगा। मलमूत्र यानी आपको टॉयलेट ट्रेनिंग करना होगा, इस पर नियंत्रण। जब बेबी छोटा होता है तो हम उसको डायपर लगाते हैं, वह उसी में पेशाब भी करता है और अपना फ्रेश भी होता है। लेकिन धीरे धीरे हम, जब बाथरूम होता है तो हम कहते हैं हमें वॉशरूम जाना है, हमें टॉयलेट जाना है। अब आप टॉयलेट जाने की इच्छा व्यक्त करते हो, यानी आपने उसको क्या किया, कंट्रोल किया। और जब 4-5 साल का बच्चा 6 साल का हो जाता है तो फिर टॉयलेट किसी को साथ भी नहीं, वो कहता है मैं इंडिपेंडेंट जाऊंगा। और बचपन में उसने बिस्तर पर ही किया, किसी ने भी उसके कपड़े चेंज किए, उसको पता ही नहीं है। तो वो कहता है कि इस एज में आपको मलमूत्र पर नियंत्रण करना भी सीखना है। लिंग भेद और लिंग शालीनता, आपको इस एज में लड़के लड़की में अंतर पता होना चाहिए और किस प्रकार अपोजिट सेक्स के साथ, मैं हाईएस्ट मॉडेस्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि अगर हम लड़की के साथ खेल रहे हैं इस एज में तो हमें थोड़ा सा ध्यान उस पर होगा। कंसेप्ट का निर्माण करना यानी भाषा का विकास, ताकि सामाजिक और भौतिक सत्यता का वर्णन कर सके और पढ़ने के लिए तैयार होना। जब आप 3-4 साल के होते हो तो आपको एलकेजी नर्सरी में डाला जाता है। तो इस एज में आपको अपने को पढ़ने के लिए भी क्या करना है, रेडी करना है, तैयार करना है। तो पहली अवस्था में इन्होंने बात की जिसको चलना सीखना, बोलना और मलमूत्र, लिंग भेद और पढ़ना। दूसरी स्टेज को इन्होंने कहा मिडिल चाइल्डहुड, ये 7 से 12 वर्ष तक होती है। वो 4 से 6 तक आपने चल लिए। मध्यकाल, विकास की अवस्था में निम्न विकासात्मक कार्यों का सामना करना पड़ता है। विकासात्मक कार्यों का क्लियर हो रहा है, यानी किस एज में हमसे क्या उम्मीद की जा रही है, हमें क्या करना है। अब इसमें जो कार्य बताएंगे वो बताएंगे मित्रता और सामाजिक निपुणता का विकास, फ्रेंडशिप एंड सोशल स्किल, सहयोग की भावना और दूसरों के साथ वस्तुओं को बांटते हुए कार्य करना, साथियों के साथ नजदीकी संबंध स्थापित करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर्सपेक्टिव्स को समझना और परानुभूति विकसित करना। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। सहयोग की भावना और दूसरों के साथ वस्तुओं को बांटना, ये एज क्या है, 7 से 12। जब बच्चा 8, 9, 10 साल का होता है तो अपने दोस्तों के साथ बॉल को शेयर करता है, फुटबॉल को शेयर करता है। बच्चा एक लेकर आता है, लेकिन वो ये नहीं कहता फुटबॉल मेरी है, मैं ही रखूंगा, मैं ही पूरा दिन पूरे घंटा 1 घंटा फील्ड में खेलूंगा। आपने क्या सीखा, शेयरिंग सीखी, ये आपने इसकी स्किल सीखी। आपने नजदीकी संबंध, आप ये कहते हो वो मेरा दोस्त है, वो मेरा पड़ोसी है, ये मेरे मामा है, ये मेरे अंकल है, ये पापा है, ये दादा है, ये मम्मा है। आपने क्या किया, नजदीकी संबंध स्थापित किए और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समझा। और इस स्टेज में परानुभूति भी, आप, परानुभूति का मतलब होता है कि हम दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर सोचें। तो हैविंग हर्स्ट कहता है कि इस स्टेज में आपके ये विकासात्मक कार्य आते हैं। नंबर 2, ये पहला। नंबर 2, समस्या समाधान और निर्णय लेना। वो कहता है कि विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना और विकल्प का चयन करना। इस अवस्था में आप कुछ हद तक चीजों को एनालाइज करिए, विश्लेषण करिए, विकल्प देखिए। निर्णय लेना, निर्णय क्या होता है, जब आपके सामने 2-3 ऑप्शन हो, 2-3 विकल्प हो, उन विकल्पों में बेस्ट विकल्प कौन सा है, यह निर्णय लेना है आपको। आपने कभी देखा होगा 10, 11, 12 साल के बच्चों को, 8, 9 साल के बच्चों को, जब आप टॉयज की बात करते हो, छोटे बच्चे को आप कोई भी खिलौना दे दो, उसके लिए सब बराबर है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस एज में अगर आपने कोई ऐसा खिलौना दे दिया जो 2-3 साल का बच्चा है, डॉल दे दी, गुड्डा गुड़िया दे दिए, तो बच्चा क्या कहता है कि ना, ये नहीं, मुझे तो ऐसे दो, मैं वर्ल्ड फॉर्मेशन कर सकूं, मेरे अंदर कुछ विश्लेषण की क्षमता आए। अब आपने वर्ल्ड पजल रख दी, मैथ्स पजल रख दी और उसके आगे रख दिए। अब वो डिसीजन करेगा इनमें मुझे कौन सा लेना है। तो वो कहता है कि इस एज में आपको ये स्किल भी डेवलप होगा कि आप
एनालिटिक एबिलिटी डेवलप करेंगे और साथ ही साथ आपके अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता भी आना चाहिए। नंबर 3 वो कहता है मूलभूत शैक्षणिक निपुणता को प्राप्त करना, मास्टरिंग बेसिक एकेडमिक स्किल्स, पढ़ने लिखने गणित आदि में निपुणता पाना, स्टडी हैबिट्स अध्ययन आदतों और समय प्रबंधन सीखना, शैक्षणिक कार्यों में आत्मविश्वास पैदा करना, व्यवहार और संवेग प्रबंध सीखना, लर्निंग टू मैनेज बिहेवियर एंड इमोशंस, सेल्फ कंसेप्ट और व्यवहार का उचित संचालन करने की क्षमता करना, तनाव और चिंता के प्रबंधन को सीखना। अब ध्यान से देखिए, मैं इनको पहले बता दूं। जब वो कहता है कि मूलभूत शैक्षणिक निपुणता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करो कि वो बीएससी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो आपके अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्री कर देगा, वो आपके एस्ट्रोनॉट सारा सीख जाएगा, वो पीएचडी कर लेगा ना। वो कहता है इस एज में विकास होना चाहिए बेसिक एकेडमिक। बेसिक का मतलब क्या हो गया? आपकी स्टडी हैबिट क्या होनी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, आपको आभास होना चाहिए कि शाम का टाइम मेरे खेलने का है, आप खेल के आए फिर आप पढ़ने लगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको यहां से ही इनिशिएट हो जाता है। हमारे अंदर सब कुछ है लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट को नहीं करते हैं। तो अगर हमें टाइम मैनेजमेंट का विकासात्मक डेवलप हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम नहीं आती। मैं कई बार कहता भी हूं, जब टाइम मैनेज की बात करता हूं, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये हमने पहले बात कह दी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। टाइम मैनेजमेंट आप ये स्किल डेवलप करिए। इसलिए मैं कहता हूं, कल जो निकल गया वो चेक कैंसल था, हो गया, कल जो आएगा वो प्रॉमिसरी नोट होगा। आज का टाइम रेडी कैश है, रोकड़ा है, इसका उपयोग करो, ये स्किल डेवलप करो। आपको इस एज में सीखना है। कल जो नहीं कर पाया अब सोचते रहोगे तो आज भी गया, आज नहीं मैं कल कर लूंगा, कल किसने देखा है, प्रॉमिसरी नोट। लेकिन आज का टाइम स्किल क्या डेवलप करनी है, आज का टाइम कैश है। मैं पढ़ने आया हूं, मैं पढ़ लूं, मैं खेलने आया हूं, सीख लूं, मैं कंप्यूटर सीख रहा हूं, सीख लूं। तो इस स्किल को डेवलप करने को क्लियर हुआ। हमने क्या कहा, मूलभूत आवश्यकता। शैक्षणिक कार्यों में आत्मविश्वास प्राप्त करना, आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। अपने इमोशन को मैनेज करना सीखना चाहिए। शुरू में बच्चा रोता भी है, चिल्लाता भी है, लेकिन इस एज में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से, हालांकि पूरी परिपक्वता नहीं आएगी। मैं किसी लेक्चर में जब प्याजे के सिद्धांत की बात करूंगा वो और रिफाइनमेंट की बात करता है, ये जनरल बात हो रही है। इसलिए आप में कंट्रोल भी होना चाहिए और उचित संचालन करिए। तनाव को झेलना सीखिए, उसको प्रबंधन को सीखिएगा। अगली अवस्था इन्होंने कही किशोर अवस्था, एडोलेसेंट। इस अवस्था को कहा गया 13 से 19 वर्ष की एज आती है। मैं यहां पर और स्पष्ट करना चाहूंगा, हम किसके सिस्टम को फॉलो करें, रॉबिंग हैवगर्स के। अगर आप हरलॉक के सिस्टम पर जाएंगे वो अलग क्लासिफिकेशन देता है, लेकिन चीजें वही हैं, केवल फर्क क्या होता है, 19-20 का एज का आगे पीछे हो जाता है। किशोर अवस्था, एडोलेसेंट, जो 13 से 19 वर्ष चलती है। इस अवस्था के महत्वपूर्ण शारीरिक, फिजिकल, सांवेगिक, इमोशनल, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसमें आने वाले विकासात्मक कार्य इस प्रकार हैं। यानी इस स्टेज में क्या होगा, शारीरिक परिवर्तन तीव्र होंगे। इसके अंदर आपके इमोशनल डेवलपमेंट पिछली स्टेज से अधिक होगा। कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक, इंटेलेक्चुअल आप में पहले से ज्यादा होगा। सोशल आप में पहले से परिवर्तन ज्यादा होगा। तो 4 चीजों को इन्होंने कहा, शारीरिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अब बात कर लें शारीरिक विकास की। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसमें गौण लिंग संबंधी विशेषताएं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे चेहरे पर बाल आना, वक्ष का विकास होना इत्यादि आते हैं। हार्मोनल चेंज होते हैं। मेल हार्मोन है तो आपके शरीर पर, चेहरे पर बाल आते हैं। फीमेल हार्मोन में बाल नहीं होंगे। हमारी आवाज, पिच ऑफ द वॉइस,
मेल हार्मोन में हमारी आवाज लड़कियों की तुलना में मोटी होगी, लड़कियों की आवाज बारीक होगी। अगर हमें इन हार्मोनल का अंडरस्टैंडिंग है तब हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना बच्चा इस अटपटे परिवर्तन से, ये परिवर्तन अचानक हुआ, वो परेशान होता है। तो कहता है इस एज में, स्टेज पर आपको सीखना होगा कि मेन हार्मोन क्या है और फीमेल हार्मोन में क्या आता है। लड़कियों में मीनोपॉज वो आना पहली बार एक शॉकिंग सा अनुभव होता है, लेकिन यहां पर हमें यह सीखना होगा कि ये शारीरिक परिवर्तन है, ये हमारे अंदर क्या हो रहा है। तो इन परिवर्तनों को हमें सीखना होगा। ये आपके शारीरिक आ गया। नंबर 2, सावेगिक परिवर्तन। संवेगों में मूड स्विंग्स, मनोअवस्था तेजी से परिवर्तन होती है। यहां मूड बड़ी जल्दी जल्दी स्विंग्स में आते हैं, तो आपको अपने मूड स्विंग को भी पहचानना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बड़ों के सामने गुस्से में तो नहीं आ गया। कभी कभी इस एज में पापा टीचर कुछ कहते हैं तो अंदर से बच्चे को गुस्सा आता है, लेकिन उसको सीखना होगा कंट्रोल करना कि मुझे इसको क्या करना है। आत्म प्रत्यय को खोजना, यानी आत्म प्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट। मैं क्या हूं, मेरी अच्छाइयां क्या हैं, मेरी बुराइयां क्या हैं, इसको पहचानिए। जब आप अपनी अच्छाई को पहचानते हो वो आपको मोटिवेट करती है, और जब आप अपनी कमजोरी को पहचानते हो वो सुधार लाती है। यानी अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब आप किस स्टेज पर आ चुके हो, बायोलॉजिकल चेंज हो चुके, अब आप कहां जा रहे हो, अब आप 19 वर्ष के हो रहे हो, एडल्ट की तरफ बढ़ रहे हो। यहां आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। मैं कमजोर हूं, सुधार करूंगा, क्लियर। संवेगों का संचालन और प्रबंधन, निपुणताओं का विकास करना। इमोशनल रेगुलेशन और इमोशनल कंट्रोल और मैनेजमेंट का विकास करना होगा। आपके अंदर इमोशंस पैदा होंगे। इमोशन क्या है? भय। इमोशन क्या है? क्रोध। इमोशन क्या है? प्रसन्नता। अब इसको आपको डेवलप करना सीखना होगा। आपको क्रोध आया, आप कहां पर व्यक्त कर सकते हो, कहां पर नहीं कर सकते। मैं अपने पापा मम्मा के खिलाफ नहीं बोल सकता, मैं टीचर के खिलाफ नहीं बोल सकता, यह आपको सीखना होगा। देखिए, इसलिए आगे चलकर आप पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, सामवेगिक बुद्धि की बात करते हैं। वो कहता है यहां पर सामवेगिक बुद्धि आपको विकास करनी होगी। सामवेगिक बुद्धि में पहला 5 कंसेप्ट हम लोग मेन लेते हैं। अपने इमोशन को पहचानना, अपने इमोशन को नियंत्रित करना, दूसरे के इमोशन को पहचानना, अपने अच्छे काम के लिए अपने को मोटिवेट करना और परानुभूति विकसित करना, दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना। छोटे में जब बच्चा 3 साल का 4 साल का होता है, उसके हाथ में अगर स्टिक है तो पापा को स्टिक मार देता है। वह अपने दांत से काटता, बाइट करता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि मुझे बड़ों के साथ कैसे करना है। लेकिन यहां पर इस स्टेज में आपको इमोशन रेगुलेशन करना पड़ेगा। मैं बड़ों का स्टिक नहीं मार सकता, मैं काट नहीं सकता। तो उन्होंने विकासात्मक कार्य में क्या कहा कि इस एज में इसको आपको सीखना होगा। सामाजिक संबंधों में अधिक संवेदनशीलता लाना। अब देखिए, सामाजिक संबंध, आप खेलने लगे, अब यहां पर आपको अधिक संवेदनशीलता लानी होगी। आपको जीत हार का अंतर सीखना होगा। अगर आपका दोस्त गेम में जीत रहा है तो यह नहीं कि हम उसको इमोशन में उससे झगड़ा करेंगे, हमें अधिक परिपक्वता सीखनी होगी। वो बेटर खेला, वो मुझसे जीता, वो बेटर पढ़ा, वो ज्यादा नंबर लाया, मैं कम पढ़ा, मैं कम नंबर लाया। ये जो संवेदना है ये आपको सीखनी होगी। तो सामाजिक संबंधों में भी अधिक संवेदनशीलता का लाना। और तीसरा, 3 आपको बताए थे, तीसरा वो कहता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन में निपुणता। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को और रिफाइन करोगे। और जब आलोचनात्मक चिंतन का मतलब ये नहीं कि क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, चुगली करना, ये नहीं। आप सिचुएशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए। क्रिटिकल, जैसे क्वेश्चन आता है ना पेपर में, इसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करें। इसका मतलब क्या होता है, उसकी अच्छाई क्या और बुराई क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड व्हाट आर द नेगेटिव। क्रिटिकल का मतलब मेरी अच्छाई भी बताओ और मेरी बुराई भी बताओ। यह चिंतन विकसित होगा। जब यह चिंतन विकसित होगा तो संज्ञानात्मक अपने आप आपका विकास होगा।
तार्किक शक्ति का विकास करना, लॉजिकल, तर्क क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है, इसको आप समझिए। अमूर्त चिंतन का विकास होना, अब्स्ट्रैक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? टर्मन ने कहा जितना आप में अमूर्त चिंतन है उतने आप अधिक बुद्धिमान हो, उतना आपका आईक्यू ज्यादा है। नाउ व्हाट इज अमूर्त? अमूर्त, जिसका मूर्त शेप ना हो। इसका अर्थ क्या हुआ? अमूर्त का संकेतों, चिन्हों, सिंबल्स, साइंस को समझना अमूर्त चिंतन कहलाता है। टीचर क्लास में लिखता है A+B+C, वो PLU नहीं लिखता, क्रॉस का निशान लगाता है, उस क्रॉस के निशान को प्लस समझना अब्स्ट्रैक्ट चिंतन है। आप क्लास में बैठे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, A+B, आपकी एक कार जा रही है, उस कार में एक डॉक्टर जा रहा है, उसके पीछे भी प्लस का निशान रेड क्रॉस का लगा होता है। अमूर्त चिंतन क्या कहेगा? वो डॉक्टर की कार है और क्लास में A+ का मतलब ऐड करना है। तो इसमें अमूर्त चिंतन विकसित करना, अधिक जिज्ञासु होना, क्यूरियोसिटी अधिक डेवलप करिए कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वो कैसा हुआ। और चौथा आपका है सामाजिक डेवलपमेंट, साथियों के साथ नजदीकी संबंध बनाना, कम्युनिकेशन स्किल का विकास करना। बात कैसे करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। अगली अवस्था आपकी आती है यंग एडल्ट, आरंभिक वयस्क अवस्था। यह चलती है 20 से 39 साल। अब इसमें आप क्या डेवलप करेंगे? संबंधों की घनिष्ठता और कटिबद्धता का विकास करना, कमिटमेंट आना चाहिए, कटिबद्धता होनी चाहिए कि ये काम मुझे करना है, मेरा जॉब है, मुझे करना है। ये इंटीमेसी, मिलकर हम काम करेंगे। विभिन्न प्रबंधन को सीखना, अलग अलग मैनेजमेंट को सीखना, व्यवसाय की निपुणता और उसमें अपने आप को स्थापित करना। आप देखते हैं कि जब आप किसी जॉब में जाते हो तो कहते हैं प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, उसमें आप सीखिए कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और उसको सीखकर अपने आप को इस्टेब्लिश करना। क्योंकि आप चलना सीख गए, भाषा सीख गए, निर्णय लेना सीख गए, अब आपको आगे बढ़ना है। ये विकास कार्य आपको करने हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों को बनाना, 2 गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, लघु और दीर्घ। शॉर्ट अभी मिल गया, हो गया, दीर्घकालिक नहीं, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो अपने लाइफ के लिए दीर्घकालिक बनाइए। दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी आदतों को केंद्रित करना, सांवेगिक स्थिरता और परिपक्वता को बढ़ाना, इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास करना। अब यहां इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर आना चाहिए। द्वंद्व समाधान में निपुणता, जब जीवन में आपके द्वंद्व आते हैं उसका समाधान आप कैसे करोगे। समाज में सामाजिक नेटवर्क बनाना, लोगों से कैसे करके काम करना है। सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाइए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। ये नहीं कि व्यक्तिगत काम करिए, अनाथ आश्रम में जाइए, आप वृद्ध आश्रम में जाइए, सामाजिक जिम्मेदारी को भी करिए। अगली अवस्था आती है मध्य अवस्था, 40 से 64। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझना। क्या परिवर्तन है? सांवेगिक परिपक्वता को बढ़ाना, निर्णय लेने की क्षमता में परिपक्वता, परिवार और मित्रों से संबंध बनाना, रिटायरमेंट और आर्थिक सुरक्षा, कार्य और निजी जीवन में मध्य संतुलन, अकेलेपन और दुख सहन करने की क्षमता, पोटेंशियल फॉर एम्प्टी, जिसको कहते हैं नेट सिंड्रोम। अब देखिए ये अवस्था आई। अब 40 और 64 की अवस्था आ गई, कंबाइंड उन्होंने कर दिया, मिडिल एज कह दी। ये अवस्था ऐसी आती है जहां आपको मैच्योर होना पड़ेगा, आपकी परिपक्वता अधिक होनी पड़ेगी। लोग कहते हैं इतने बड़े हो गए और ऐसी बात कर दी। अगर निर्णय लेना है तो आपको परिपक्वता दिखाते हुए निर्णय को लेना सीखना पड़ेगा। जैसे मैं एक अगर एग्जाम्पल दूं, एक पिता हैं, उनके बच्चा, बेटा बेटी लव मैरिज करना चाहते हैं और दोनों, आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात पर रिजिड हो जाऊंगा तो शायद, मैं अगर रिजिड होकर करने की अनुमति नहीं देता, हो सकता है बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। मुझे परिपक्व निर्णय लेना होगा यह समझकर कि उनका निर्णय उचित है कि नहीं है, पानी का बुलबुला तो नहीं है, सरफेस लेवल तो नहीं है, तो यहां निर्णय आपको अधिक लेना पड़ेगा। जब आप 60 के ऊपर ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम आती है, अकेलेपन की प्रॉब्लम,
बच्चे सर्विस में बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, अकेलापन होता है। आपकी आर्थिक समस्याएं आती हैं, जो पूरी सैलरी आपकी होती है अब आप पेंशन पर निर्भर करते हैं, पेंशन नहीं है तो आपकी जीवन की सेविंग पर आप निर्भर करते हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, जो आप 30-32 साल में थे, युवा थे, अब 60, 64, 65 में आपकी हेल्थ में भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें अपने आप को आपको तैयार करना है। अब मैं एक्सपेक्ट करूं मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहें, उनको आगे बढ़ना है तो बाहर तो जाना पड़ेगा। अब मैं अपने एम्प्टीनेस को कैसे भरता हूं, सामाजिक काम करता हूं, कुछ उसमें इन्वॉल्व होता हूं, तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो आज जिसकी हमने बात की वो ये बात की कि जीवन में हमारी जो अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, उन अवस्थाओं में हमें कौन सा कार्य कैसे करना है। अब जब आप एडल्ट होते हो, जहां आप निर्णय लेते हो, क्रिएटिविटी का विकास करिए। हमारे दो प्रकार के चिंतन हैं। एक होता है परंपरागत, और जिसको इंडक्टिव डिडक्टिव अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं परंपरागत, और एक होता है रचनात्मक क्रिएटिव। परंपरागत का मतलब ट्रेडिशनल, एवरीबॉडी डज, सब करते हैं। और एक होता है जिसमें क्रिएटिविटी होती है। जैसे मैं अगर किसी एग्जाम्पल को मैं लूं तो जैसे आप मैं कहूं ईंट, ब्रिक किस काम आती है भाई? मकान बनाने के काम आती है। ये परंपरागत है। जो क्रिएटिव है वो ये कहेगा कि ईंट जो है वो पेपर वेट का काम करती है। अगर मेरे पास हवा तेज चल रही है, कागज उड़ रहा है, मेरे पास पेपर वेट कांच का नहीं है, तो मैं ईंट का टुकड़ा रखकर इसको उड़ने नहीं दूंगा। मेरे पास चूना नहीं है, कबड्डी का वो बनाना है, बाउंड्री खींचनी है, मैं ईंट लाल रंग की है, उसको कूटकर पाउडर बनाकर ये कर दूंगा। ईंट मारने के काम आ सकती है। ये क्रिएटिव चिंतन है। तो हमें अलग अलग एज में हमसे क्या अपेक्षा की जाती है, कौन सी, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, इसको कहा गया विकासात्मक कार्य। तो इसको आज हम लोगों ने किया। अगले लेक्चर्स में हम चाइल्डहुड में कैसे डेवलप होती है उसका डिटेल में बात करेंगे। ये आज के बारे में ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।